तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच मोदी सरकार से इजराइल को लगा झटका। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर उतरा भारत। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ किया वोट, नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका। जेल से छूटते ही बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार को बताया तानाशाही सरकार। कहा मैं इस तानाशाही से लड़ रहा हूं, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ करे वोट। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा को दिया खुला चैलेंज। कहा मैंने छोटे भाई को छोड़ दिया तो आपकी कर देगा ऐसी की तैसी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर जोश में आया इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार के जाने की कर दी भविष्यवाणी। कहा 120 सीटें जीत पाएगी पूरे देश से भाजपा। मोदी सरकार की पूरी दुनिया में डंका बजने की खुली पोल। मालदीव ने मोदी सरकार के विरोध करने के बावजूद भी सभी भारतीय सैनिकों को भेजा भारत, नहीं रहने दिया मालदीव में मोदी सरकार की हुई फजीहत। धर्म के नाम पर बांटने में विफल रही इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा, अब राहुल गांधी की पिच पर खेलने को हुई मजबूर। बीजेपी के नेता कर रहे हैं हम भी देंगे नौकरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा भारत। इजराइल को झटका देते हुए यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में किया वोट। ये दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर भारत आ गया है। भारत ने इजराइल को झटका देते हुए संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य फिलिस्तीन को बनाने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए वोटिंग की गई थी, जिसका इजराइल ने विरोध किया था। इजराइल ने भारत से भी कहा था कि वो भी इसके खिलाफ वोटिंग करे, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इजराइल को फटका लगाते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया और इजराइल की बात नहीं मानी, जो इजराइल के लिए भारत से बड़ा झटका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को दिया चैलेंज। कहा अगर छोटा शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग जारी है। नवनीत राणा के 15 सेकंड के बयान के बाद ओवैसी आक्रामक अंदाज में भाजपा और नवनीत राणा पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैंने मुश्किल से अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को संभाल रखा है, अगर उसको छोड़ दिया तो संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा और वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा, इसीलिए आप उसके ऊपर विवादित बयान ना दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर आक्रामक हुए अरविंद केजरीवाल, बीजेपी सरकार को बताया तानाशाही। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला हमला बीजेपी पर बोल दिया। केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार बताया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जमकर जनता वोट करे और देश को तानाशाही से बचाए। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि मुझे 39 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक यानी 21 दिन के लिए जेल से जमानत मिली है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल अब आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार की खुली ताकत की पोल। मालदीव से भारतीय सैनिक आ गए वापस। दोस्तों आपको बता दें कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तो अंधभक्त मोदी सरकार को सबसे ताकतवर सरकार बताते हैं और पूरी दुनिया और देश में डंका बजाने की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच मालदीव ने मोदी सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मालदीव सरकार ने जानकारी दी है कि भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने देश से सभी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी और 10 मई से पहले मोदी सरकार ने सभी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि हम मालदीव से भारत के एक सैनिक को बाहर निकालेंगे और भारत को भेजेंगे और अपने देश में इनको नहीं टिकने देंगे। तब मोदी सरकार ने ये बात सुनी थी और अब मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों को
वहां से निकाल दिया। तो मोदी सरकार की विदेश नीति टाए टाए फिस रही और मोदी सरकार की जो दुनिया भर में डंका बजने की बात थी वो भी बेकार रही, क्योंकि मालदीव छोटे जैसे देश से मोदी सरकार अपने सैनिकों को नहीं रोक पाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्म के नाम पर बांटने में विफल रही बीजेपी, अब राहुल गांधी की पिच पर खेलने को हुई मजबूर, भाजपा की हार सुनिश्चित। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण की वोटिंग में महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच बात मुद्दों की हो रही है। बात हो रही है कि कोई एक नैरेटिव या नारा सेट नहीं हुआ इस चुनाव में। इसके साथ ही ये भी सामने आया है दोस्तों कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके राम मंदिर के नाम पर वोट मांगकर धर्म के नाम पर लोगों को बांट देती थी और वोट ले लेती, लेकिन आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के धर्म पर वोट मांगने की नीति विफल रही और अब राहुल गांधी जिस चीज पर वोट मांगते हैं उस चीज पर वोट मांगने के लिए बीजेपी मजबूर हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब तक जो 3 चरणों में मतदान हुआ है उन 3 चरणों में जनता ने बीजेपी के हिंदू मुसलमान राम मंदिर के मुद्दे पर एक भी वोट नहीं किया, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी के मुद्दे पर वोट किया, जिसके बाद भाजपा के विरोध में जबरदस्त तीनों चरणों में वोटिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि धर्म के नाम पर वोट मांगने में विफल रही भाजपा ने अब राहुल गांधी की पिच पर खेलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं, महिलाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और उसी चीज पर अब भाजपा भी आ गई है, यानी भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगने में विफल हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को दिया खुला ऑफर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब भाजपा को हार के सपने दिखाई देने लगे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हार रही बीजेपी ने अब महाराष्ट्र में जीतने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार को खुला ऑफर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑफर शरद पवार के उस बयान के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले सालों में कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल जाएंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी के ऑफर पर शरद पवार ने फिर से जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र और देश से बुरी तरीके से हार रही है और हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा अलग है, इसलिए हम उनके साथ नहीं जा सकते। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब देश की जनता का पता चलने लगा है कि देश की जनता बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी के राज में ना तो नौकरियां मिली और ना ही देश मजबूत हुआ और ना ही महंगाई कम हुई। इन सभी मुद्दों पर विफल रही भाजपा का इस बार पिटारा बनने वाला है और भाजपा देश सहित महाराष्ट्र से साफ होने वाली है। और इसी बीच महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए शरद पवार को खुला ऑफर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दे दिया, जिससे पूरा देश हैरान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगने वाला है झटका, सपा में शामिल हो सकते हैं भदोही के बीजेपी सांसद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वांचल के भदोही से बीजेपी सांसद पाला बदल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि 1 जून को भदोही में मतदान होने वाला है। इसी बीच खबर आ रही दोस्तों कि भदोही से मौजूदा बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद सपा में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि रमेश मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सपा प्रत्याशी भी हो सकते हैं और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले रमेश चंद्र बिंद को भाजपा ने भदोही से प्रत्याशी बनाया था, जहां से रमेश बसपा उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को हराकर पहली बार सांसद बने थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी की मुश्किलें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच यति नरसिम्हानंद ने फिर से दिया विवादित बयान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती पुलिस की कार्रवाई करने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इसने एक बार फिर से विवादित बयान देकर भारत में विभाजन की स्थिति को शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती पागल बाबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और सुझाव दिया है कि वैदिक सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र की कल्पना करते हुए नए विभाजन पर विचार किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि वह इस प्रस्तावित राष्ट्र में मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों की अनुपस्थिति की वकालत करता नजर आ रहा है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसका कहना है कि इस देश से मुसलमानों को निकाला जाना चाहिए, उनकी मस्जिदें, मदरसों और दरगाहों को तोड़ा जाना चाहिए और एक अलग
हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की लोकसभा चुनाव के बीच किस तरह से ये बाबा विवादित बयान दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगने वाला है झटका, सपा में शामिल हो सकते हैं भदोही के बीजेपी सांसद। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वांचल के भदोही से बीजेपी सांसद पाला बदल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि 1 जून को भदोही में मतदान होने वाला है। इसी बीच खबर आ रही दोस्तों कि भदोही से मौजूदा बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद सपा में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि रमेश मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सपा प्रत्याशी भी हो सकते हैं और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले रमेश चंद्र बिंद को भाजपा ने भदोही से प्रत्याशी बनाया था, जहां से रमेश बसपा उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को हराकर पहली बार सांसद बने थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बीजेपी की मुश्किलें अब उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली हैं।